नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित और मेरे साथ हैं ब्रिज द्विवेदी। आज हम बात करने जा रहे हैं महाराष्ट्र चुनाव के बारे में। जिस तरीके से देखा गया है कि एक मराठा कार्ड खेला गया है उद्धव ठाकरे की तरफ से, तो क्या कहना चाहेंगे आप? मराठा कार्ड खेला गया और असली नकली शिवसेना कार्ड भी खेला गया जी है। बिल्कुल। अब कौन है असली कौन है नकली, तो जो आयोग ने बताया उसमें बताया कि शिवसेना असली तो वो शिंदे गुट है और नकली उद्धव, लेकिन उद्धव कहते हैं हम ही असली शिवसेना है। बिल्कुल। तो ये असली नकली वाला लड़ाई है और इसके अलावा विश्वासघात की लड़ाई है। इसके अलावा तीसरी लड़ाई जो है मराठा कार्ड की लड़ाई है कि जो मराठी किसके साथ हैं, मतलब ये उद्धव ठाकरे के साथ हैं या शिंदे के साथ हैं। तो ऐसे 3-4 लड़ाइयाँ हैं जो दोनों की ओर से चल रहे हैं। हमने देखा है हर जगह पे उद्धव ठाकरे जो हैं वो टारगेट करते दिखाई देते हैं एकनाथ शिंदे को। तो 2019 में देखा गया था कि साथ में थे। बिल्कुल। उसके बाद किस तरीके से उनके बीच में ये इस तरीके का माहौल बन गया कि आज दोनों अलग ग्रुप बना के बैठे। ये हम लोग सबको पता है कि अलग हो गए शिंदे और फिर उसके बाद बीजेपी के साथ अलायंस करके सीएम बने, सरकार बनाई, ये हम लोग को पता है। लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि इसकी वजह क्या थी, मतलब अलग होने की। तो उसमें 2-3 चीज़ें थी। जैसे आप देखोगे उद्धव के बाद, जैसे बाला साहेब ठाकरे थे, उसके बाद उद्धव आए। उद्धव ने आदित्य को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया। हालांकि एकनाथ शिंदे का अपना खुद का एक चेहरा है, ठाणे पालघर जैसे ज़िलों में काफ़ी ज़्यादा उनका अपना रुतबा भी है और दबदबा भी है इस क्षेत्रों में। लेकिन जब आदित्य ठाकरे को ऊपर पुश किया गया तो शिंदे 3rd नंबर पर आते दिखे। इसके अलावा जो मिनिस्ट्री मिली थी उसमें कहा जा रहा था, ये भी बताया किसी पत्रकार ने महाराष्ट्र के 35 डेज वाला जो बुक लिखी थी उसमें बताया गया कि जो उनके कामों में भी इंटरफेरेंस किया गया। मतलब आदित्य ठाकरे कुछ फाइलें जो थी वो डायरेक्टली खुद मतलब क्लियर कर देते थे, सिर्फ साइन करने के लिए शिंदे के पास भेजा जाता था। कई बार ऐसा देखा जाता था कि आदित्य ठाकरे जो सीनियर लीडर्स थे उनके साथ उनकी बहस या फिर उस तरीके शिंदे के साथ तो नहीं जमी, मतलब नहीं बनी ये बात। ये सुनने में कई बार आता है कि उनका और शिंदे ग्रुप का या शिंदे का उस तरीके से माहौल नहीं रहता था कि जो एक चीज पे एग्री कर जाए। क्योंकि शिंदे भी अपने आप में बहुत बड़े नेता, आनंद दिघे जो उनको गुरु, जो उनके गुरु थे, वो अपने मतलब पालघर ठाणे जिले में सबसे बड़े दिग्गज नेताओं में से एक थे। उसके बाद शिंदे निकले, इसीलिए शिंदे को वहाँ पर रिप्रेजेंट करने के लिए शिवसेना ने मौका भी दिया, क्योंकि उनका अपना एक रुतबा था वहाँ पर। आज भी है पालघर ठाणे जिले में, आप देखोगे तो आज भी उनका रुतबा है। लेकिन जिस हिसाब से उनको 3rd पोजीशन पर डाला गया उद्धव को, वो शायद उनको पसंद नहीं आया। या महत्वाकांक्षा भी नाम की चीज होती है, हर आदमी सीएम बनना चाहता है, तो इस वजह से भी वो अलग हुए। तो हमने देखा अभी जैसे कि उद्धव ठाकरे की पहली ही चुनावी रैली में जिस तरीके से उन्होंने मतलब शिंदे ग्रुप को पूरी तरीके से टारगेट किया है। तो आप उसके बारे में कुछ बताएंगे? जैसे देखो, टारगेट करने की बात होती है तो 2-3 तरह से टारगेट करते हैं। एक तो पहले जो मराठियों के बीच मैसेज देते उद्धव ठाकरे कि हम असली मराठी हैं, हम आप लोगों के साथ हैं महाराष्ट्र। प्रेम और विश्वासघात वाली बात वो हर जगह करते दिखाई दे रहे हैं। कहते हैं कि शिंदे के लिए हमारी पार्टी ने, हमने बहुत कुछ किया, लेकिन शिंदे ने हमारे साथ विश्वासघात किया, शिवसेना के साथ विश्वासघात किया, ऐसा कहते हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने तो असली शिवसेना इमोशनल कार्ड खेलते दिखाई दे रहे हैं हर जगह पे। और एक सबसे जरूरी बात है ना, गुजरातियों का भी मुद्दा उठाते रहे कि गुजरातियों के इशारों पर शिंदे नाच रहे, मतलब चल रही उनकी सरकार। मतलब गिरवी रख दिए उन्होंने अपनी सरकार को गुजरातियों के हाथ में। तो उनके जो स्टेटमेंट्स वगैरह हैं वो काफी एग्रेसिव दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज्यादा। मगर कहीं ना कहीं शिंदे ग्रुप है उसने भी अपनी चीजों को आगे बढ़ाया है और महाराष्ट्र की राजनीति में एक अलग तरीके की राजनीति अब दिखाई दे रही है। देखो, शिंदे की जहां तक बात है ना, अभी उन लोग के पास चांस है अपने आप को प्रूव करने का। जैसे लोकसभा चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव में आपको ही पता 48 सीटों पर चुनाव हुए, 30 पर कांग्रेस और जो उद्धव वाली शिवसेना उनका अलायंस में 30। लेकिन यहाँ पर डाउनफॉल हुआ, यहाँ पर इन लोग उतनी सीटें नहीं ला पाए जितनी लाने चाहिए थे। तो आप देखिए कि जो शिंदे, अजित पवार दोनों जन अपने आप को प्रूव नहीं कर पाया। तो अब इस विधानसभा में दांव लगा है उनके ऊपर भी, दोनों जन को, कि अपने आप को साबित करना ही पड़ेगा कि आप भी उद्धव से कमजोर नहीं है। इस चीज को साबित करना पड़ेगा उनको इस चुनाव में। और देखा गया है कि जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने बोला है कि मराठी अस्मिता के ऊपर इन्होंने हमला किया है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मराठी अस्मिता बेसिकली वही है, जैसे आप महाराष्ट्र की बात करेंगे तो 69% लोग ऐसे हैं जो मराठी लैंग्वेज बोलते हैं, और 31% अदर्स है, हिंदी, गुजराती, वो सब है। तो मिक्स कल्चर है। लेकिन आप सोचो 69% पीपल को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं,
तो उद्धव ठाकरे उस चीज को पॉइंट आउट कर रहे हैं कि हम मराठियों के साथ हैं, शिंदे नहीं है। अच्छा। शिंदे गुजरातियों के मतलब इशारों पर काम कर रहे हैं, ऐसा मतलब वो आप सोचिए लैंग्वेज वाइज थोड़ा सा डिवाइड मतलब उन्होंने डिवाइड एंड रूल वाली वो जो पॉलिटिक्स है वो खेलना शुरू कर दी है। वो कर- और कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि उद्धव ठाकरे ने जो वादे किए थे 2019 में कि हर शहर में मंदिर बनना चाहिए छत्रपति शिवाजी का, हाँ, बिल्कुल। तो उस तरीके के वादे के बाद फिर उस पे शिंदे ग्रुप है वो भी टारगेट करता दिखाई देता है। हाँ, क्योंकि आप देखो वादे तो बहुत सारे किए जाते हैं, अभी भी मैनिफेस्टो रिलीज किया, जी, बिल्कुल। उसमें कहा गया कि महिलाओं की सुरक्षा की बात हुई और बहुत सारे एमएसपी पे बात हुई। एमएसपी पर क्योंकि इतने धरने भी हुए थे हमारे यहाँ, तो वहाँ पर भी वर्धा साइड आप जाओगे तो बहुत से किसान ऐसे जो सुसाइड कर रहे जी। हैं, क्योंकि जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी है उतनी अच्छी नहीं रही जैसा पहले था। जी। तो वहाँ पर किसानों को भी प्रॉब्लम्स हैं, तो वहाँ पर भी ये चीज़ें रही है। शायद इस वजह से जो किसानों का वोट बैंक है उसको टारगेट करने के लिए ही उन्होंने एमएसपी का जिक्र किया है, क्योंकि एमएसपी बहुत बड़ा फैक्टर है जो महाराष्ट्र की राजनीति है, उसमें ग्रामीण बहुत बड़ा- एरियाज हाँ। हैं। हाँ, तो तो- इसके अलावा जो धारावी और मुंबई के जो इलाके हैं वहाँ पर सस्ता मकान देने की बात कही है। अच्छा। तो वादे तो अभी भी किए जा रहे हैं, लेकिन अब ये देखना होगा कि अगर बाई चांस वो सीएम बनते हैं, जी। जैसे अभी तक जितने भी अनुमान लगाए जा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं तो उद्धव दबदबा रख रहे हैं। तो हम एकनाथ शिंदे को भी कहीं ना कहीं मतलब आंख कम नहीं सकते हैं, क्योंकि उनका बीजेपी के साथ सपोर्ट है, उसके साथ अजीत पवार जो अपने में एक स्ट्रांग रोल प्ले करते हैं। हाँ, लेकिन आप ये चीजें देखेंगे जिस हिसाब से लोकसभा का चुनाव हुआ, हालांकि लोकसभा विधानसभा बिल्कुल बहुत अलग होता होती है वो दोनों। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं उद्धव और शायद शरद ये सब लोग बहुत हावी दिखाई दिए। तो as आपको ऐसा compare करें तो आपको ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि एक तरफ उद्धव ठाकरे हैं और दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे, तो इसमें से जो मुख्यमंत्री का चेहरा है वो ज्यादा पॉपुलर कौन सा है इस टाइम? देखो, पॉपुलैरिटी की बात अलग है और ग्राउंड लेवल पर जीतना अलग है। जैसे आप राजस्थान की बात करें तो रविंद्र भाटी बहुत ज़्यादा पॉपुलर जी। है, लेकिन सांसद ही हार गए। जी। तो पॉपुलर होना और ग्राउंड लेवल पे कितना आपकी पकड़ बिल्कुल, है, बिल्कुल, वो दो बिल्कुल। अलग अलग चीज़ें हैं। अब इसमें सबसे अहम रोल होगा, मुझे जहाँ तक लग रहा है, राज ठाकरे की और ओवैसी की पार्टी का रोल, क्योंकि अगर यहाँ से कुछ सीट्स आती हैं तो वहाँ कम पड़ेंगी, तो ये किसको सपोर्ट करेंगे ये तो राज ठाकरे का भी देखा गया है जिस तरीके से बीजेपी के साथ उनकी एक के बाद एक बैठकें हुई हैं, हाँ। तो वो कहीं ना कहीं उनका जो अलायंस है वो हमें बीजेपी की तरफ ज्यादा जाता हुआ दिखाई देता है। लेकिन शरद पवार है, आप जैसे मुंबई एरिया है वो छोड़ दें, अगर जी। आप शरद गुट के साइड बारामती साइड जाएंगे तो आज भी शरद का दबदबा है, एनसीपी का ग्रामीण साइड बहुत ज्यादा। मगर और वोट शहरी बैंक इलाकों ही में है। अगर शहरी इलाकों में देखा तो जाए शहरी इलाकों में शिवसेना भी है, बीजेपी भी है, तो BJP सब भी है। डिवाइड हो जाएंगे, लेकिन हाँ। एनसीपी का ग्रामीण इलाकों में बहुत ज्यादा पकड़ अच्छा। है, तो इसका फायदा उन्हें मिलेगा और वो सपोर्ट है वो उद्धव को अच्छा, एक दूसरे का सपोर्ट है। हाँ, ये भी हो सकता है कि चुनाव के बाद अलग भी हो जाए, ये गुट भी अलग हो जाए, कुछ बोल नहीं सकते। हो सकता है कि जब चुनाव के रिजल्ट आए, नतीजे आए, उसके बाद कौन किसकी तरफ बैठे जाके, हाँ, ये वो भी तो कह नहीं सकते। वो तो देखने वाली बात होगी। और इसी तरीके की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।